बच्चों, वेलकम टू आर के वी के क्लासेस। आज हम देखेंगे टॉप 25 क्वेश्चन साइंस के जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यहाँ से अगर हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा किसी दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखने पर उसका प्रतिबिंब जो है उल्टा आकार का है और कुछ छोटा बनेगा। तो कह रहा वह दर्पण कौन सा है, किस दर्पण के सामने हम वस्तु को रखेंगे। कह रहा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट सही हो जाएगा फर्स्ट, अर्थात उत्तल दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा बनता है, आकार में छोटा बनता है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन दिया करा किसी लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब उसी लेंस से वस्तु की अपेक्षा 3 गुना दूरी पर बनता है, तो प्रतिबिंब की आवर्धन बताइए। कह रहा है 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या आप कह रहा है कि 4 होगा। इनमें से कह रहा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, 1, 2, 3 या 4। तो हम कहेंगे कि अगर 3 गुना दूरी पे बने रखेंगे तो उनका आवर्धन भी क्या होगा, 3 होगा। ये ऑप्शन थर्ड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, कह रहा है किसी विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, वाट होता है या ओम होता है या वोल्ट होता है। तो हम जानते हैं किसी परिपथ में जो धारा बहती है उसका मात्रक जो होता है वो क्या होता है, एम्पियर होता है, अर्थात फर्स्ट इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र के कारण किसी चालक में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा जो आंकलन किया जाता है वो किस नियम से किया जाता है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम से या ओम के नियम से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से या फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम। अगर यहाँ हम बात करें विद्युत वाहक चालक की, अगर विद्युत धारा हमें चेक करनी है तो वो दाएं हाथ के अंगूठे से हम चेक करते हैं। अगर हम पूरे बात करें पूरे परिपथ में क्या क्या उत्पन्न हो रही है तो वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ से हम पूरा पता लगाते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र क्या प्रदर्शित कर रही है, चुंबकीय दिशा क्या प्रदर्शित कर रही है, धारा किसको प्रदर्शित कर रही है। तो लेकिन यहाँ पर केवल पूछा जा रहा है धारा को, ना कि ये पूछा जा रहा है कि पूरा परिपथ किससे हम दर्शाते हैं, फ्लेमिंग के दाएं हाथ से। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है क्योंकि ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया, कह रहा किसी एक अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। कह रहा आभासी उल्टा छोटा, आभासी सीधा व बड़ा, आभासी सीधा व छोटा, आभासी उल्टा व बड़ा। तो हम अगर बात करें तो जो किसी अवतल लेंस में बनता है प्रतिबिंब वो हमेशा आभासी होता है, सीधा होता है और वस्तु से क्या होता है, छोटा होता है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड। तो कह रहा है कि दूरदृष्टि दोष के कारण वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है। तो अगर हम मान लीजिए दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो हम कहें कि वो रेटिना के क्या होता है, पीछे बनने लगता है, जिसके कारण आपको वस्तु दिखाई नहीं देती है। अर्थात इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि चालक तार के पदार्थ की लंबाई और व्यास समान हो तो कह रहा विद्युत परिपथ में श्रेणी और फिर समांतर क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो कह रहा कि श्रेणी तथा समांतर क्रम में संयोजित में जो उत्पन्न ऊष्मा होता है उसका अनुपात कितना होता है। कह रहा 1:2 होता है, 1:4 होता है, 4:1 होता है, 2:1 होता है। तो अगर हम बात करें समांतर श्रेणी और श्रेणी क्रम और समांतर क्रम में जोड़े गए जो संयोजन है उनकी ऊष्मा का जो अनुपात निकलता है वो 1:1 कितना निकलता है, 2 निकलता है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, कह रहा है कि बिजली के फिलामेंट तंतु बना होता है जो अर्थात जलता है बल्ब में देखें तो वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का, स्टील का या टिन का या टंगस्टन का। तो हम जानते हैं वो किसका बना होता है, टंगस्टन का, अर्थात इसका ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, कह रहा है कि 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध जो है वो 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान कितना होगा, तो वो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। अर्थात इसका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया, कह रहा किसी एक
अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वो 5 मीटर है, तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आप जानते हैं 1/f होता है क्षमता निकालने की, पावर निकालने की। तो यहाँ से आप अगर रखते हैं फोकस दूरी, अगर देखें अवतल लेंस की माइनस में होती है, तो यहाँ से रखेंगे 1/5 रखेंगे माइनस में, तो यहाँ से आ जाएगा 0.2, अर्थात यहाँ से आपका हुआ ऑप्शन सेकेंड बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्थात इसकी जो क्षमता होगी -0.2 डायोप्टर हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, कह रहा है कि आपके घर की टीवी और एक एलईडी, कह रहा है कि इंडिकेटर लगा हुआ है जो 0.75 और 100 माइक्रो एम्पियर का कार्य करती है, और कह रहा है इसकी शक्ति क्या होगी? तो इसकी शक्ति अगर दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं तो इसकी क्या हो जाएगी? 75 माइक्रोवाट हो जाएगी इसकी शक्ति। नेक्स्ट हम बात करें कि कह रहा है प्रकाश का वेग किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? कह रहा वायु में, कांच में, जल में या निर्वात में? तो हम जानते हैं कि निर्वात में क्या होगा, वायु की जो प्रकाश की जो वेग होती है सबसे अधिक होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर 4 इसका, अर्थात डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, कह रहा है किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से बड़ा है और आभासी है, तो वो किस में है? तो वो कह रहा उत्तल दर्पण द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा या अवतल लेंस द्वारा? तो हम जानते हैं क्या होता है, अवतल दर्पण के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब आभासी भी होता है, वह वस्तु से बड़ा होता है। नेक्स्ट कह रहा प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोधकता की एसआई मात्रक क्या है? कह रहा कि ओम मीटर स्क्वायर है, कूलाम है, वोल्ट मीटर है या ओम है? तो हम कह दें इसका जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम क्या कहते हैं? अर्थात किससे हम विद्युत धारा को उत्पन्न कर सकते हैं? कह रहा है जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है या मोटर है? तो देखो यहाँ मोटर तो चलता है, एमीटर तो मापने का काम, गैल्वेनोमीटर मापने का काम, एक जनित्र है जिसे आप कहते हैं जनरेटर। जनरेटर क्या करता है? विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, अर्थात इसका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कह रहा है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो वो क्या होता है? पुतली द्वारा, दृष्टपटल द्वारा या पछवी द्वारा या पतलिका द्वारा? तो इसका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अर्थात यहाँ जो होता है पक्षमाभी द्वारा क्या किया जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। नेक्स्ट वो आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है, कह रहा है कि ZnCuSO4 डैट डैट, कह रहा है कि ZnSO4 + Cu रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? कह रहा है कि ये संयोजक अभिक्रिया है या विस्थापन अभिक्रिया है या द्विविस्थापन अभिक्रिया या वियोजक अभिक्रिया है? तो हम कहेंगे ये क्या है? विस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, कह रहा है कि जल की कठोरता को हटाने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा या व्यंजक चूर्ण या प्लास्टर ऑफ पेरिस? तो यहाँ से हम बात करें तो धावन सोडा, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सेकेंड जो होगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अर्थात जल की कठोरता अर्थात अशुद्धता को हटाने के लिए, उसको शुद्ध करने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, कह रहा है कि निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? -OH क्रियात्मक समूह है। कह रहा है कि ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनॉल है, ब्यूटेनोइक अम्ल है और ब्यूटेनल है। तो हम बात करें ये ब्यूटेनॉल होता है जिसमें -OH समूह होता है। निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? कह रहा अंडाशय है, गर्भाशय है या शुक्रवाहिका है या आपकी डिंब वाहिनी है? तो ये कहें कि मानव मादा, ये मादा में नहीं पाया जाता है, ये नर में पाया जाता है। शुक्रवाहिका जो शुक्राणु होती है उसमें जो नलिका होती है उसी को हम कहते हैं शुक्रवाहिका। अर्थात ऑप्शन थर्ड इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21।
क्वेश्चन नंबर 21 दिया गया, कह रहा है जीवाश्म ऊर्जा का स्रोत है, कह रहा पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला और जल। तो जीवाश्म ऊर्जा हम उसे कहते हैं जो खोद के निकाला जाता है या पहले से वो दबा हुआ है उसको हम खोद के निकालते हैं। तो पवन ऊर्जा ये तो आपका होगा नहीं, हवा से निकलता। सौर ऊर्जा ये होगा नहीं, जल ऊर्जा होगा नहीं क्योंकि प्राकृतिक देन है। ये आपकी कोयला है जो खोद के हम निकालते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा पवन चक्कियों का उपयोग किन कार्यों में किया जाता है, यांत्रिक कार्य में, रासायनिक कार्य में, दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। हम यांत्रिक कार्य में भी पवन ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं और रासायनिक कार्य में भी कर सकते हैं, अर्थात इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया, कह रहा वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होकर कहलाते हैं। तो कह रहा है कि जैव निम्नीकरण ये कहलाते हैं, अजैव निम्नीकरण ये कहलाते हैं, जैव उच्चीकरण कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, अर्थात ये जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। आशा करते होंगे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, औरों को भी सब्सक्राइब कराइए। ऐसे वीडियो लाने के लिए हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली हर नोटिफिकेशन को आपको मिलती रहे। धन्यवाद।